वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास या कह सकते हैं कि हिस्ट्री की क्लास। कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 4 जो हमने पिछले क्लास में शुरू किया था। अरे भाई चैप्टर नंबर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इसका फर्स्ट पार्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हमने पहले पढ़ा भी टाइमलाइन जरूरी है, टाइमलाइन कौन बनाते हैं, बट किन चीजों की हेल्प से बनाते हैं वो सोर्सेज हम आज की क्लास में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगेन हेल्प तो वही लोग करें हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बट उनको कुछ मिला और वो कुछ मिला, लेट्स डिस्कस दैट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम, हमें ओल्ड कॉइन्स दिख ही रहे होंगे, तो पहला सोर्स हमारा कॉइन्स, बट लेट्स डिस्कस मोर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अ प्लेस, किसी भी जगह से, किसी इंसान से, किसी रिटन चीज से या किसी ऑब्जेक्ट से। जैसे कि आप कौन से स्टेट से हैं, आई हार्डली नो, बट इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ दिस फैक्ट ऑफ फोर्ट्स। किले, बड़े बड़े किले हैं राजस्थान में, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में है, वो कोई अलग बात नहीं है, बट राजस्थान में ज्यादा है। सो आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ राजस्थान। फोर्ट्स में कई बार बड़े बड़े बर्तन पड़े होते हैं, कहीं पे राजा महाराजाओं की पुरानी ड्रेसेस पड़ी होती हैं, उनके कॉइन्स, उनकी ज्वेलरी। तो हमें कितने सारे सोर्सेज मिल गए। अब देखो बर्तन मिले तो हमें पता चल जाएगा किस चीज़ के बने। अच्छा, इतने साल पहले ये चीज़ भी थी। सपोजडली सबसे पहली चीज़ मिली थी कॉपर, जो इंसानों ने यूज़ करना शुरू किया। तो अगर कोई कॉपर की मूर्ति मिली है, कोई बर्तन मिला है, तो हमें पता चल जाएगा ना कि भाई इतने साल पहले कॉपर की यूज़ होती थी। सो दैट इज, तो सोर्सेस कहाँ से आ सकते हैं? किसी जगह से आ सकते हैं। कोई पर्सन सोर्स हो सकता है, कुछ लिखा हुआ सोर्स हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी सोर्स हो सकता है टू नो अबाउट आवर पास्ट। एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स अ स्टोरी। अब आपके पास अगर कोई पेन भी होगा, वो भी एक छोटी सी स्टोरी बता सकता है। कैसे? वो खुद तो बोलेगा नहीं ऑफ कोर्स, बट लाइकवाइज मेरे हाथ में सपोजली पेन है, तो मुझे ये तो पता होगा कि मैंने कब खरीदा था, कहाँ से खरीदा था। तो we'll be having some information about few places, and मैंने इसको खरीदा तो कितने पैसे दिए, तो अच्छा ये वाले पैसे चलते थे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर एक चीज की कोई ना कोई कहानी होती है। आप बना लो जब वैसे होंगी, हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। बुक्स हमारे टेक्स्ट में आ जाता है। कपड़ों के पहनने का ढंग, उनका मटेरियल, उनकी डिजाइनिंग से हमें पता चलता है बहुत सारी चीजों के बारे में। बर्तनों का मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया है, फिर ज्वेलरी का एग्जांपल भी आपको दे दिया है। तो ये सारी चीजें एज अ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कंसिडर होती हैं। अब हमें पता करना है हिस्ट्री के बारे में, किसी फैमिली के बारे में। अगर हम खुद की फैमिली की भी बात करें, मतलब हु वॉज योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, देन योर ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आपके मम्मी पापा आए, फिर आप आए। अब आपके कोई बुआ हो सकती है, तो आपके फैमिली ट्री में आंट का नाम ऐड हो जाएगा, आंट के साथ अंकल आ जाएंगे, फिर उनके बच्चे आ जाएंगे। तो हिस्ट्री हमारी शुरू होती है, ओके, आवर ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वाज बोर्न एट सच एंड सच प्लेसेस, they were this much educated, they married in this year, then your father was born, your uncle was born, then both of them get married, individual day भी हो सकते हैं। फिर आपके पेरेंट्स के 3 बच्चे हुए, your uncle aunt had 2 babies, वो कब पैदा हुए, कौन कहाँ पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री बन गई ना, बट अभी पता कैसे चलेगी? हमने बाकी सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली। एज एन, अगर मैं आपको फ्लैश बैक में लेके चलूँ, प्लेस, जगह से पता चल गई कि यहाँ पे पैदा हुए। पर्सन, पर्सन से कैसे पता चलेगा? पर्सन से पता चलेगा वर्बली, वर्बली मतलब बोलकर। तो आपके ग्रैंडपा ग्रैंडमा आपको स्टोरी सुनाते होंगे, अरे भाई जब तेरे पापा छोटे थे ना बड़ी शरारत करते थे, जो भी स्टोरीज हो सकती हैं। इन्होंने तोड़ फोड़ बहुत की, इन्होंने मार बहुत खाई। अब मार तो सभी खाते हैं, तो स्टोरीज कोई भी हो सकती हैं। तो फैमिली की ट्री की हेल्प से आप ये वाला ट्री भी फिल इन कर सकते हैं। जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनका नाम, वो क्या करते थे, कहाँ पैदा हुए थे, और उनके बारे में कहाँ से पता चलता है। तो हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए क्या है? सोर्सेज होने चाहिए हमारे पास। ये एक फैमिली ट्री की फोटो थी, ठीक है।
फिर हमें सोर्सेज क्या मिल जाएंगे, उनका नाम पता चल जाएगा। जब हम ये चार्ट कंप्लीट करेंगे, वो क्या काम करते थे हमें ये पता चल जाएगा, कहाँ पैदा हुए ये पता चल जाएगा, और उनके बारे में कहाँ से पता चला। सो दिस इज हाउ द हिस्ट्री वर्क्स। किसी एक ऑब्जेक्ट से, पर्सन से, प्लेस से एक पूरा हिस्ट्री का चार्ट तैयार हो सकता है। एक जगह की, किसी इंसान की पूरी इंफॉर्मेशन तैयार हो सकती है। गुड इनफ, चलते हैं आगे। मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हमने प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट्स की बात की, टेक्स्ट की भी बात की, बट वहां पे सिर्फ थोड़ी सी बात की। अब थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। एज इन वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑफ द सोर्सेज, या यूं कह सकते हैं कि मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में क्या क्या आया, टूल्स हुए, ऑब्जेक्ट्स हुए, तो ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आए, तो ऑल दोज एग्जाम्पल्स। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। एज इन आपको एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कौन कौन से हैं। तो मेन का नाम आए तो पहले आप लिख दीजिएगा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर इंस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूशन, इंडियन लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स। या आप क्या कर सकते हैं, ये सेम या ऐसा ही कोई फ्लो चार्ट बनाए कि मेन 4 सोर्सेज होते हैं भाई हिस्ट्री को पता करने के लिए। ओरल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी। ओरल सोर्स जैसे कि मैंने कहा, आपकी दादी, आपके दादू स्टोरी सुनाते होंगे, आपके नानी नानू स्टोरी सुनाते होंगे आपकी मम्मा के लाइफ से रिलेटेड, तो वो ओरल हिस्ट्री पास ऑन हो रही है। आपकी दादी ने आपकी मम्मा की लाइफ के बारे में आपको बताया, तो एक जनरेशन की हिस्ट्री आपके पास पहुंच गई। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो रिमेन्स निकाले, बर्तन मिले, ज्वेलरी मिली, कुछ भी मिल सकता है, तो उसके बारे में हमने रिसर्च की साइंटिफिक टूल्स की हेल्प से। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं भाई, सामान निकालते हैं जो लेयर्स ऑफ सॉइल में दबा पड़ा है। अब ऐसे तो नहीं निकाल लेंगे, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो उन्होंने सामान को डग आउट किया ये सारा, फिर उसके ऊपर स्टडी किया, देन दे कम टू नो। आर्टिस्टिक सोर्स, कोई पेंटिंग्स हो सकती हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, स्केचेस हो सकते हैं। लिटरेरी में ऑफ कोर्स रिटन वन। अब इसके भी आगे फर्दर डिवीजन है, तो माइंडेड ये जो चार्ट है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आगे की आगे चीजें आ रही हैं। जैसे ओरल सोर्स आ गया तो जेनेलॉजिकल, फोकलोर, लोक कहानियां, लोकगीत। अब जैसे आपके दादी दादू को जो, या दादी को पर्टिकुलरली कंसिडर करें, फीमेल्स को कहानियां तो चलो दादू भी सुना सकते हैं। लोकगीत, लोकगीत मतलब लोकली जो एक पर्टिकुलर एरिया में गाए जाते हैं वो होते हैं फोकलोर या लोकगीत। कहानियां भी हो सकती हैं, तो वो आपके दादी से आपकी मम्मा की जनरेशन को पास ऑन हुई। अगर मम्मा को याद है तो आपको पास ऑन कर सकते हैं, उनके बारे में पता चलता है। रिटन में पहले इंसान लिखते थे, हमारे आज की तरह मशीनें या फोटोकॉपी मशीन नहीं होती थी, चलो भाई डाला, फोटोकॉपी किया, काम खत्म। तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखते थे, कॉपर प्लेट से, कॉपर की बनी हुई प्लेट्स पर लिखते थे, कॉइन्स पर लिखते थे। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या है, टूटे फूटे किले, अच्छे भले किले भी हो सकते हैं, उनको मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि बहुत पुरानी चीजें हैं। माउंट्स, माउंट्स होते हैं ढेर। कई बार आंधी तूफान से पानी आ जाता है, जो फ्लड से, उससे लेयर्स बन जाती हैं, ढेर बन जाता है, सामान नीचे रह जाता है, ऊपर मिट्टी की लेयर्स बन जाती हैं, तो वो कहते हैं माउंट्स। अब माउंट्स को अनडिस्कवर करेंगे, मतलब उनको खुदाई करेंगे उनकी, तो बस माउंट्स को जब डिस्कवर करेंगे तो उनकी खुदाई वगैरह होगी, तो चीज़ें निकलेंगी, उनके बारे में पढ़ा जाएगा, तो हिस्ट्री के बारे में पता चला। फिर खुदाई में ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल रिमेन्स, फॉसिल्स निकलते हैं, टूल्स निकलते हैं, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। आर्टिस्टिक में पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पैनल्स। फॉरेन अकाउंट्स अच्छी चीज़ है क्योंकि ये भी लिखे हुए हैं। फॉरेन मतलब जो बाहर से आए थे, अकाउंट्स मतलब बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा, वैसे ही हमारे लोग जो बाहर गए थे उन्होंने वहाँ की जगह के बारे में क्या लिखा, तो वो भी एक तरीके का हिस्टोरिकल रिसोर्स हुआ कि नहीं हुआ। गुड इनफ। तो फॉरेन अकाउंट्स में ट्रैवल लॉग्स, जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, या कोई हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स कि भाई हम इंडिया गए थे, वहाँ में हम अकबर के टाइम पे गए थे, बहुत महान मुगल एम्परर थे एंड ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, बड़े दयालु थे। तो दीज आर द फीचर्स एडेड टू द हिस्ट्री
ऑफ इंडिया एंड ऑफ अकबर बाय अ फॉरनर वन। उसी तरीके से इंडियन लिटरेचर में पोएम्स, स्टोरीज, टेक्स्ट, वेदास, इतिहास। सो दिस इज द सोर्स चार्ट। मुश्किल है बट इजी भी बहुत है, एक बार गो थ्रू करेंगे। मेन है हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री, वहां से 1, 2, 3 and 4 हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। देन वी हैव द फर्दर डिविजन इन 2, फर्दर डिविजन इन 3, फर्दर डिविजन इन 2। इसका एक ही डिवीजन है एंड इसका भी एक ही डिवीजन है। ऐसे करके फ्लो चार्ट याद भी हो सकता है और बन भी सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। हिस्टोरियंस केयरफुली गैदर इंफॉर्मेशन। हिस्टोरियंस ऐसे नहीं कि चलो भाई रफली पता लगा कि अच्छा ये चीज इतनी पुरानी इसकी हो सकती है तो उसको ऐसे लिख देंगे। नो, दे डू इन्वेस्ट देयर टाइम। अच्छा टूल्स, इक्विपमेंट्स, हर चीज का इस्तेमाल करते, जब तक उनको तसल्ली नहीं होती इंफॉर्मेशन के लिए तब तक दे डोंट राइट, एंड आफ्टर दैट दे डू राइट केयरफुली फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। कितने सारे सोर्सेज थे, ये मल्टीपल नहीं होंगे तो और क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि अ किंग एंड क्वीन ऑफ 1500 ईयर्स अगो के बारे में लिख सकते हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट से पता चल सकता है, वॉर के बारे में लिखा जा सकता है, सम ट्रेड आइटम से पता लग सकता है, उसके बारे में लिखा जा सकता है। हु कॉन्ट्रीब्यूट्स लिखा तो जा सकता है भाई, बट इसको लिखने के लिए मैंने कहा साइंटिफिक टूल्स, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, हिस्टोरियंस लिखते हैं। अगर हिस्टोरियंस की बात करें तो हमारे पास और भी लंबी चौड़ी लिस्ट है उन लोगों की जो हेल्प करते हैं हिस्ट्री को समझने में, हिस्ट्री के सोर्सेस को समझने में। सो हु आर दे? तो फर्स्ट तो है हमारे हिस्टोरियंस इटसेल्फ। सो हिस्टोरियंस आर द वन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं फिर पास्ट के बारे में लिखते हैं। फिर कौन हेल्प करता है? आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं, एपिग्राफिस्ट who study ancient inscriptions। inscriptions हैंड रिटन पार्ट, तो जो पुराने 1500s या thousands of years पहले whatever was written, these epigraphists used to undecipher that, मतलब उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले हमारी आज की तरह एडवांस इंग्लिश या हिंदी तो यूज होती नहीं थी राइटिंग के लिए। सो दे विल So they must be having a unique kind of handwriting pattern। तो उसको पढ़ने के लिए भी तो मेहनत लगती है, तो दो मेहनत कौन करते हैं? एपिग्राफिस्ट करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दे डू स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर है लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस एक्सपर्ट्स। कुछ लिटरेचर के एक्सपर्ट होते हैं, मतलब फ्रेजेस, ईडियम्स, ये सारे इंग्लिश के, जैसे कि मुहावरे, लोकोक्तियाँ हिंदी में बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी तो लिटरेचर में यूज़ होती हैं। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, उसकी इम्पोर्टेंस को कंसिडर करना, अच्छा तब ये भी यूज़ होते, तो ये सारा काम लिटरेचर एक्सपर्ट का। लैंग्वेज एक्सपर्ट का काम, अच्छा पहले ये मात्रा चलती थी अब ये चलती है, पहले ये लैंग्वेज थी अब ये लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटेल थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि हिस्टोरिकल पार्ट आ जाता है, बट अगर इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्ट आएगा। साइंटिफिक स्टडीज़ भी हमारी हेल्प करती हैं। कैसे? इट स्टडीज़ एंशिएंट क्लाइमेट्स, केमिकल स्टडीज़ ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल। जैसे कॉपर, आयरन के पुराने सिक्के मिले हैं, उन पर रस्ट लगा हुआ है, दे आर रस्टेड, जर लग जाना, दे गेट व्हाट टू बी सेड, उस पर ब्राउन कलर का एक कोटिंग आ जाता है, कवरिंग आ जाता है ऑन द ओल्ड कॉइन्स, सो हाउ इट इज टू बी रिमूव्ड, तो वो केमिकल फॉर्मूलाज यूज होते हैं वहां पे। स्टडीज ऑफ द जेनेटिक्स, अभी जेनेटिक्स ऑफ एंशिएंट पीपल, अब वर्ड बड़ा शानदार है तो इसको डिस्कस कर लिया जाए कि जेनेटिक्स होते क्या है। तो व्हाट आर जेनेटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब आप कहोगे बायोलॉजी क्या चीज है भाई? जैसे कि हमने सोशल साइंस का डिवीजन किया है अब तक दो में, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, आगे हम एक और पढ़ेंगे सब्जेक्ट सिविक्स। वैसे ही साइंस में 6 ऑनवर्ड सब्जेक्ट्स का डिवीजन हो जाता है। तो साइंस में क्या क्या निकले? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी का हम कह सकते हैं एक ब्रांच है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों की स्टडी होती है। एक जो स्टडी होती है जेनेटिक्स की होती है। तो जेनेटिक्स ऑथेंटिकली क्या है? ये इस चीज की स्टडी करते हैं, जो डॉक्टर्स जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं वो क्या स्टडी करते हैं? हाउ ट्रेट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जानवरों में, पेड़ पौधों में, इंसानों में जो खूबियां हैं, उनके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, हाउ दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर।
वन टू अनदर, ऐसे नहीं कि मतलब मैंने किसी और को दे दिया, वन जनरेशन टू अनदर वन, कि I do have two kids, so my two kids must be having my either or characters. If I'm getting angry, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, तो हो सकता है मेरे बच्चे को अगर गुस्सा ज़्यादा आता है तो वो जेनेटिकल प्रॉब्लम मैंने ही उनको दी हो, सो दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, गुस्सा आना इज अ प्रॉब्लम, दैट्स वाई इसको प्रॉब्लम कहा था। अब है रीसेंट हिस्ट्री। रीसेंट हिस्ट्री तो हम ऐसा तो नहीं है कि अच्छा 10 दिन पहले की हिस्ट्री होगी, 1 साल पहले की हिस्ट्री हो गई, समझाने के लिए टू बी कंसिडर्ड कि हिस्ट्री है, बट ऑथेंटिकली रीसेंट पास्ट किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं लास्ट 2 or 3 सेंचुरी, सेंचुरीज 100 years, so almost 200 years or 300 years ago. So newspapers can be the source to know about the recent past of 2 or 300 years ago, another source. Then for last few decades, decade होता है 10 साल का, तो जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 ईयर्स तक का अगर जानना हो तो हम कौन कौन से सोर्सेज यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टीवी, इंटरनेट। हालांकि इंटरनेट 100 साल पहले नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, बट इन बिटवीन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, सो इट कैन बी कंसिडर्ड। देन वी डू हैव द एक्सप्लोर पार्ट ऑल्सो। यहाँ पे आप 3 चीजें देख रहे हैं, अ कॉइन, एन एम्बलम एंड सम काइंड ऑफ स्कल्पचर। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, तो व्हाट काइंड ऑफ, अब आप इस कॉइन को देखो, आपको इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस पर कोई ह्यूमन फीचर बैठा है, उसके आसपास क्या कुछ बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, आपको कौन सी लैंग्वेज का लग रहा है, दैट कैन बी रिटन एज एन इंफॉर्मेशन। सिमिलरली विद द एम्बलम, ये लॉइन का सिंबल लग रहा है, बीच में चक्र लग रहा है जो हमारे अशोक चक्र जैसा है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी रिटन। पहले एक्सपेरिमेंट हुआ इस पर, कितना पुराना है कितना नहीं साइंटिफिकली, फिर इनकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन हुई, फिर उसके बारे में रिसर्च की गई। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। सो द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो अब तक तो हमने पढ़ा कि सोर्सेज के बारे में पता चला, इन सोर्सेज से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला भाई, पर पता क्या चला, तो पता ये चलता है कि पहले इंसान रहते थे गुफाओं में, क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग। धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें चेंज हुई अर्थ पर, उन चेंजेस ने कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंज लाए ह्यूमन लाइफ्स में दैट ह्यूमंस हैड सक्सीडेड, दे हैव डिस्कवर्ड न्यू थिंग्स। जैसे कि पहले गुफा में रहते थे, घरों में रहना शुरू किया, पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, खेती करना शुरू किया, फिर भाई देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन हमारा रीसेंट डिस्कवरी में आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। मॉडर्न ह्यूमंस जो कि होमो सेपियंस, रिमेंबर ना कितने साल पुराने थे भाई, ये रहा हमारा टाइम पीरियड, भूलना नहीं है, 3 लाख कितने ईयर्स अगो कैन बी कंसिडर्ड। दे डू लिव्ड ऑन द अर्थ, और वो क्या करते थे, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, टाइनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं लाए अपनी लाइफस्टाइल में, दे वर नॉट दैट आउटस्मार्ट कह सकते हैं हम, कि वो इतना ज्यादा दिमाग वाले नहीं थे, बट धीरे धीरे टाइम से सब कुछ बदलता गया। क्या बदला, आर अर्ली हिस्ट्री में यू कैन सी, पहले दे वर हंटिंग एंड गैदरिंग, लिविंग इन ओपन, देन दे स्टार्टेड लिविंग इन केव्स। बोर हो रहे थे तो सोचा पेंटिंग कर लेते हैं, जोक्स अपार्ट, अब मुझे नहीं पता वो बोर हो रहे थे या नहीं, बट येस दे स्टार्टेड डूइंग द पेंटिंग्स। आप देख सकते हैं एनिमल फीचर्स बनाए जो भी उनके आसपास थे। यहाँ पे देखिए ये सिंबल है, ये ह्यूमन ने अपनी जैसी कोई चीज बनाने की कोशिश की है, तो ये हंट कर रहा है, तो इनको पता लगा कि हंटिंग के लिए क्या चीजें यूज होती हैं, उसको इन्होंने इमेजेस के थ्रू बनाया। ये इमेजेस आगे वाली जनरेशन्स को पता चली जो इन केव्स में रहने आई, एंड आज भी इंडिया में क्यों, दुनिया भर में बहुत सारी केव्स हैं जहाँ पे कुछ केव पेंटिंग्स हैं जिनसे हमें वहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सो अर्ली ह्यूमन लाइफ इज डिपिक्टेड इन वेरियस रॉक पेंटिंग्स। तो इन रॉक पेंटिंग्स की हेल्प से हमें पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे ये हंटिंग कर रहे हैं, किसकी, एनिमल्स की। अर्ली ह्यूमंस फेस मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर, पहले खुले में रहना, सर्दी गर्मी बारिश, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, केव्स में चले गए, फिर केव से निकल कर वो परमानेंट शेल्टर्स में आ गए। केव्स में भाई गर्मी लगती होगी, अब मुझे नहीं पता, बट
they have changed their settlement. They had changed their settlements. तो वो केव से निकल कर बाहर घरों में आए, घास फूस के घर बनाए, फिर धीरे धीरे आज देखो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं. They lived in bands and groups. तो धीरे धीरे उन्होंने सिविलाइज होना शुरू किया. पहले अकेले अकेले रहते थे, फिर ग्रुप्स में रहना शुरू किया, कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड. फिर दे स्टार्टेड फीलिंग क्रेविंग्स कि भाई अभी हमें ठंड से प्रोटेक्शन चाहिए, हमें भूख लग रही है. सो दीज आर द इमेजेस रिलेटेड टू दोज चेंजेस कि दे यूज टू लाइक ऐसे टेंट में एनिमल स्किन का टेंट बना लेते थे. फायर डिस्कवर किया उन्होंने, व्हील को डिस्कवर किया, इतने सारे टूल्स डिस्कवर किए. तो ह्यूमन लाइफ जो है, ह्यूमन हिस्ट्री जो है, ये ड्रास्टिक चेंजेस से भरी पड़ी है. मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स होते थे, लिव्ड इन टेम्पररी कैंप्स, रॉक शेल्टर्स और केव्स जो मैंने अभी बताया. कम्युनिकेटेड, एक दूसरे से बात करते थे. पहले साइन लैंग्वेज थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने ओरली सिंबल्स से, हाथ से इशारे करके पढ़ाना शुरू, हाथ से इशारे करके बात करना शुरू किया. फिर धीरे धीरे वर्बल लैंग्वेज डिस्कवर हुई, ऑल दैट. सो देन दे यूज्ड फायर, जानवरों को डराने के लिए, खाना बनाने के लिए. स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मेड देयर लाइफ ईजियर. तो इंसान हमेशा से अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए ही नई डिस्कवरीज करता है. तो पुराने इंसानों ने भी की. पुराने इंसान मतलब वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पास्ट. तो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कुछ टूल्स बनाए, हथियार बनाए, जैसे कि एरो हेड्स बनाए, तीर कमान बोल दो, भाले बोल दो, लाइकवाइज स्पेयर्स जिनको बोलते हैं. उन्होंने कुछ ज्वेलरी के आइटम्स भी बनाए, पेंडेंट्स बनाए, स्टोन एंड शेल बीड्स बनाए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए. तो अर्ली एंसेस्टर्स क्या करते थे, उनके कुछ अपने बिलीफ से. अब ये तो हमने उनकी कल्चर सोसाइटी के बारे में ओवरऑल पढ़ा कि कैसे कपड़े पहनते थे, क्या चीज़ें डिस्कवर की, कैसे चेंजेस आए. बट दे हैड सर्टन बिलीव्स अबाउट देयर करंट लाइफ, देयर पास्ट लाइफ. अच्छा, मरने के बाद भी लाइफ पॉसिबल है. तो ये जो बिलीव्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन टुडेज सोसाइटी ऑल्सो. बट इनका रूट कहाँ से आया? फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. सो हैड सर्टन बिलीव्स अबाउट द नेचुरल एलिमेंट्स. नेचुरल एलिमेंट्स, वाटर, एयर, फायर, ये तीनों नेचुरली प्रेजेंट हैं. वेजिटेशन इज नेचुरली प्रेजेंट. तो अर्ली पीपल यूज टू वर्शिप नेचर कलेक्टिवली, क्योंकि उनको नहीं पता था कि नेचर है क्या, करती क्या. बिजली कड़कती थी, उनको लगता था कि अरे भाई भगवान गुस्से हो गए. तो भगवान का भी उन्होंने कुछ डिस्कवरी किया, अपना एक नोशन बनाया कि अच्छा भगवान भी होते हैं. सो रैपिडली हिस्ट्री आस्क्स फॉर टाइम. हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री समझना है तो टाइम तो चाहिए ही चाहिए. So I had some notions about the afterlife possibly also. Then this is also one of the paintings. So over long ages the Earth's climate has gone through many changes. इस पेंटिंग में आपको क्या चीज़ दिख रही है? अब आप बोलोगे कि जानवर दिख रहा है, गाय दिख रही है और एक इंसान दिख रहा है. इसके अलावा क्या दिख रहा है कि ये इंसान इन जानवरों से हल जुतवा रहा है. They are farming the field. They are plowing the field actually. So ह्यूमंस हैव लर्न डूइंग एग्रीकल्चर. बट पहले नहीं था. क्यों? क्योंकि पहले कहते हैं द अर्थ वॉज क्वाइट कोल्ड. हर जगह बर्फ ही बर्फ, इतनी ज़्यादा बर्फ हर जगह कि वो एक पर्टिकुलर एरा आइस एज कहलाने लगा. सो एट सर्टन टाइम इट वॉज वेरी कोल्ड. मच ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस, जिसको कि अब बहुत सारा एरिया कवर्ड था, काफ़ी ड्यूरेशन तक कवर्ड रहा, तो उसको ड्यूरेशन को आइस एज कहना शुरू कर दिया. नाउ लास्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम ओवर 1 लाख ईयर्स अगो. 1 लाख से ज्यादा है नहीं, ईयर्स अगो टू अराउंड 12,000. तो ये एरा था हमारा आइस एज का. व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, फिर धीरे धीरे जब क्लाइमेट, क्योंकि अर्थ अपने डिस्कवरी फेज से आगे बढ़ रहा था, क्लाइमेटिक चेंजेस आए, आज भी तो आ रहे हैं. सो पहले ठंड बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे वो पानी मेल्ट हुआ क्योंकि धरती गर्म होना शुरू हुई, फायर वगैरह डिस्कवर हुई, भाई क्लाइमेट में चेंजेस आने शुरू हुए. सो एक्स्ट्रा पानी ओशंस में गया. फिर धीरे धीरे द पीपल स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स. सो रिजल्टिंग वाटर, अब जो पानी मेल्ट हुआ वो कहाँ गया? इट स्वेल्ड रिवर्स. नहरों में, ओशंस में पानी की भरमार हो गई. अबंडेंस ऑफ वाटर वॉज प्रेजेंट. देन
आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव्ड फॉर ह्यूमंस। अब पानी की अबंडेंस की वजह से क्या हुआ, लिविंग कंडीशंस और ज्यादा इम्प्रूव हुई। कैसे भाई, खेती करना शुरू कर दिया। सो दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन, गुफाओं से वो निकलकर पानी के अवेलेबिलिटी वाले एरियाज में आए, कल्टीवेटिंग, उन्होंने खेती शुरू की, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जानवर पालने शुरू किए, ऑफन सेटल डाउन नियर रिवर्स, जो मैंने अभी बताया कि जहाँ पे पानी की अबंडेंस अवेलेबिलिटी थी, जैसे नदियों के पास, सीज के पास, ओशंस के पास रहना शुरू किया, क्योंकि उनको पानी अच्छा सोर्स मिला। रीजन क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि खेती के लिए पानी और मिट्टी दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर देयर। सोशल कॉम्प्लेक्सिटी ग्रू विद द कम्युनिटीज, जैसे जैसे इंसानों ने सेटल लाइफ करना शुरू किया, दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, ग्रुप्स बने, सोसाइटीज बनी, उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज आई। हर एक ने कहा कि नहीं, मेरी फैमिली है तो इस हिसाब से रहेगी, मेरी फैमिली तो इस हिसाब से रही, तो फैमिली से कम्युनिटीज बनी, कम्युनिटी से सोसाइटीज बनी। मतलब बहुत सारे लोग एक जगह आके रहे, उन्होंने एक तरीके से रहना शुरू किया। तरीका बोले तो जैसे एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले लीजिए, स्टार्टेड डूइंग द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर उन्होंने इंडिविजुअली ना करके कलेक्टिवली करना शुरू किया, सारे काम मिलजुल कर। बाद में जो ग्रो हुआ, इट इज टू बी डिवाइडेड, सिंपल। सो लीडर्स, अब सोसाइटीज को, कम्युनिटीज को, द लीडर्स हैड स्टार्टेड लीडिंग, जिनको की चीफटेन्स बोलते थे, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलबींग ऑफ द पीपल। सोसाइटी का हेड अपॉइंट कर लिया जाता था, चुन लिया जाता था, to take care of the welfare of the society, of the people, of the community. So everyone worked together for the community's welfare, as in no concept for individual ownership. कोई भी खुद की प्रॉपर्टी या खुद का कुछ भी ओन नहीं करेगा, जो कुछ है वो सबका है। Then land was collectively sold, जो मैं अभी बता रही थी, collectively ही उस पे फार्मिंग होती थी। Hamlets grew, hamlets क्या है, hamlets हैं जब विलेजेस से साइज छोटा होता है किसी सेटलमेंट का, वो कहलाते हैं हैमलेट्स। सो हैमलेट्स ग्रो इनटू विलेजेस दैट एक्सचेंज गुड्स। तो दो विलेजेस बन गए, तो एक विलेज में कुछ अलग ग्रो हो रहा था, दूसरे विलेज में कुछ अलग ग्रो हो रहा था। रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों ने एक्सचेंज करना शुरू किया, दैट इज द एक्सचेंज सिस्टम। जैसे कि फूड एक्सचेंज हो रहा है, क्लोथ एक्सचेंज हो रहे हैं, टूल्स एक्सचेंज हो रहे हैं। देन कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज, कम्युनिकेशन भी बढ़ा, दो गांवों ने एक्सचेंज करना शुरू किया। एक्सचेंज नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ, 2 से फिर ज्यादा गांव, 10, फिर 20, फिर 40, इट कैन गो ऑन। सम विलेजेस ग्रो इनटू स्मॉल टाउन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल सेटलमेंट्स नोन एज हैमलेट्स, स्मॉल सेटलमेंट्स और स्मॉल विलेजेस, फ्रॉम स्मॉल टू huge villages, from huge villages to small town, then small towns to small cities to huge cities. Oh, it was long. So ऐसे ऐसे करके इंसान ने तरक्की की, and yet we are progressing, but we are harming the nature also. So new technologies appeared. अभी बात की ना, I'm communicating, I'm interacting with you with the help of technology and communication. सो धीरे धीरे पॉटरी डिस्कवर हुई फॉर मेकिंग पॉट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट, जिसमें कि टॉयज भी बनते थे, ज्वेलरी भी बनती थी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अपने मेटल्स को मेल्ट करके शेप में देना शुरू किया, पर्टिकुलरली कॉपर एंड आयरन वर डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले कॉपर डिस्कवर हुआ, फिर आयरन का यूज पॉपुलर हुआ, ठीक है। देन वी डू हैव दिस वन इमेज, यहाँ पे the settled life of a community life is shown, hamlet भी कह सकते हैं। ये कुछ घर एक साथ हैं, men's and women's are doing the farming task in the farms, a girl or a woman is sitting and I think preparing food. But अगर जो पहले हमने ये पिक्चर डिस्कस की थी और अभी हमने ये डिस्कस की, so what kind of differences you can see in both the images? Over here men and women certain roles are playing in both the images, but ये जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम ही रोल प्ले की हो, दोनों ने अलग अलग की हो। कैसे, ये देख लीजिए, इन अ रॉक शेल्टर, ये जो रॉक शेल्टर है और एक गांव वाला सीन है, याद रखिएगा। तो रॉक शेल्टर में क्या है, विमेन मे हैव, तो औरतें क्या करती थी, शायद दे हेल्प टू प्रिपेयर कलर्स, क्योंकि केव में पेंटिंग्स होती थी, तो केव पेंटिंग्स के लिए शायद कलर तैयार करते होंगे। और मेंस क्या करते थे, इन बोथ द सीन्स मेन मस्ट बी कुकिंग, हो सकता है कुकिंग भी करते हों एंड बच्चों का ध्यान भी रखते हों, ठीक है। देन
अब ध्यान रखने की बात आ रही है तो भाई ये जो नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली में, ये भी ध्यान रखता है। किस चीज़ का ध्यान रखता है? हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का ध्यान रखता है। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, तो भाई अब सोर्सेज को संभाल के भी तो रखना पड़ेगा। तो म्यूजियम जो है एक ऐसी जगह है, नीड नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सिटी, बट हाँ कुछ फेमस सिटीज में म्यूजियम्स होते हैं क्योंकि वो वहाँ के हिस्ट्री को प्रिजर्व किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या सेव है जो दिल्ली की हैं? यहाँ पे स्टैच्यूज, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स सेव्ड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे डेफिनेटली। तो इनको प्रिजर्व क्यों रखा जाता है? सो दैट द अपकमिंग जनरेशन शुड नो अबाउट देयर पास्ट, what kind of past of their ancestors was and how they are living. Although हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, बट अब हिस्ट्री है और किसी की सेइंग को डिस्कस नहीं किया। सेइंग मतलब किसी महान इंसान ने कुछ महान कहा होगा। देखते हैं कौन से महान इंसान है। महान इंसान है E.H. कार। उन्होंने क्या कहा है? हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग। जितना मर्जी डिस्कस कर लो हिस्ट्री को, बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। अब दो चीज़ों को कंपेयर करना है, कंपैरिजन करने के लिए कुछ चीज़ें तो चलो माना, बट यहाँ तो हम दुनिया को कंपेयर कर रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर कर रहे हैं। तो वी हैव एंडलेस थिंग्स टू कंपेयर बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे, सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। पहले सोसाइटी कैसी थी, अब सोसाइटी कैसी है। सो वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। तो अगर हमें अच्छे से प्रेजेंट को समझना है, वी शुड नो द पास्ट प्रॉपर्ली। बहुत समझदार बात की है भाई, एंसेस्टर्स थे तो समझदार तो थे ही। चलो जी, ये हुआ हमारा आज का क्लास डन और हमारा चैप्टर भी खत्म हुआ जो था टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में, नेशनल म्यूजियम के बारे में। अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस? थोड़ी देर पहले पढ़ा, कॉपर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर, डिफरेंस आ सकता है ग्रामेटिकल थिंग्स का। सो मेड बाय अर्ली ह्यूमंस। तो अर्ली ह्यूमंस ने क्या क्या बनाया? टूल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि सारे टूल्स हैं, ब्लेड्स, एरोहेड्स, स्टोन एक्सेस, तो ये सारे के सारे इन्होंने बनाए। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड फॉर दिस चैप्टर। जल्दी मिलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।